हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गैंग वार या डियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा बेटा हमारा, हाँ, जितने भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने कॉन्सेप्ट होते हैं, जितनी भी चीज़ें आपको नीड होगी एग्जाम में, वो सारी बातें हम करेंगे। ठीक है। तो आइए, फिलहाल हम पिछले टर्म पर कितने क्वेश्चन कर चुके थे? 13 क्वेश्चन हमारा हो गया था। ठीक है, 13 क्वेश्चन हमारा हो गया था। अब हम बात करेंगे 14 क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो भैया, कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2। हमने आपको पिछले टर्म पर बताया था, क्या कहा था? आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, क्या बताया था? आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो हमारी, हमने कहा था सीधा सीधा क्या होगा, यहां पे अगर मैं बात करूं तो +13 पॉइंट क्या लिखोगे, प्लस लगा देना यहां पे, बस इतना ही फर्क होता है टोटल एनर्जी में। बस 13.6 जेड स्क्वायर अपान क्या करोगे मेरा भैया, एन स्क्वायर। यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट का मतलब ये हो गया क्या, एन की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारा है कौन, ये है हमारा लिथियम। तो लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? बस इसको फार्मूले में फिट कर दो, बस, और कुछ बचा ही नहीं। तो यहां पर क्या होगा, 13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर फार्मूले में हमने बता ही दिया है, तो इससे कुछ मतलब नहीं है। जेड स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अपान एन की वैल्यू है हमारी 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13.6 इंटू यहाँ पर 3 3 जा 9 होगा, और 2 2 जा क्या होगा, 4। अगर 2 2 जा 4 अगर हमने इस तरीके से कर लिया, तो यहां पर इस तरीके से बात कर सकते हो, 4 3 12, और यहां पर कितना बचा, यहां पे 1, तो ये हो गया 16। तो ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक क्या हो जाएगा 16। इस तरीके से 3.4 आ जाएगा, और 3.4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 9 चौक 36, 6 और क्या 3 हुआ, और 9 त्रिक 27, और 27 और 3 कितना हो गया हमारा, 27 3 30। बोले तो ये आ गया मेरा एग्जैक्ट आंसर, आ गया मेरा भैया 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है? इस तरीके से बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व करना, ये चीज सॉल्व करना आपको आना चाहिए। 4 3 12 और 1 बचा, 16 बच गया, तो पॉइंट इस तरीके से 1.6 इस तरीके से कर सकते हो आप। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ करना नहीं होता, इसी के जरिए हम आपको अब थ्योरी भी बताएंगे क्वेश्चन के जरिए, वरना आप पहले सारी थ्योरी बताओ, फिर क्वेश्चन कराते वक्त फिर से थ्योरी बताओ। ठीक है, तो इसमें बड़ा लंबा टाइम किल हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि क्विक रिस्पांस इसी से ज्यादा बेहतर मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और जो भी हो आप बता देना, मैं उसको कर दूंगा। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अपनी क्वेरीज दिया करो कि सर ऐसा किया जाए तो बेहतर होगा। क्लियर है? यहां पर अगर 14 क्वेश्चन हमारा हो गया, अब हम बात करेंगे 15 क्वेश्चन की। कह रहे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्या पूछा है बेटा मुझसे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन इज ऑब्टेन फॉर द ट्रांजिशन। इसका मतलब ये कह रहा है कहां पे, कौन से ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगी। जैसे ही मुझे फ्रीक्वेंसी बोलता है, वैसे मेरे दिमाग पर ये स्ट्राइक कर जाता है कि जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है मेरा भैया, एच न्यू। क्या होता है, एच न्यू होगा। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो एच न्यू, यहां पे अगर मैं बात करूं एच न्यू, इसका मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, फ्रीक्वेंसी। यानी इसका मतलब हम फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं तो हम सिर्फ एनर्जी के बारे में सोच लें, काम हो जाएगा। जहां पे एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी क्या होगी, उसकी सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, हमने आपको बताया था, क्या बताया था, आप देखो, मैंने कहा था इनर ऑर्बिट से जब हम आउटर ऑर्बिट की तरफ जाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड E1 E2 E3 E4। तो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन फिर हमने कहा था अगर मैं सक्सेसिव एटम के सक्सेसिव ऑर्बिट में, यानी E2 माइनस E1 E3 माइनस E2 करके बात करें, तब वहां पे एनर्जी हमारी घटती थी। लेकिन इस जगह पे हमें ऐसा कोई सिस्टमेटिसिटी नहीं मिल रही है। 2 to 1, फिर कह रहा है 6 to 2, फिर 1 to 2, फिर 2 to 6, इस तरीके का ऑप्शन हमें दिया गया है। तो अब हमें यह देखना है कि किसके एनर्जी का गैप क्या है, ज्यादा है। जिसमें एनर्जी का गैप ज्यादा होगा
वही वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे अगर मैं देखूं, अच्छा सबसे पहली बात तो हमसे बोला है इमिशन। अगर ये इमिशन है, अगर इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाते हो तब एब्जॉर्प्शन होता है, अगर हम आउटर से इनर में आएंगे तब हमारा क्या होगा, इमिशन। तो पहली बात तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें n1 की वैल्यू ज्यादा और n2 की वैल्यू कम लेना है। तो यहां पे कह रहा है कि n = 6 to n = 2, यही बात हमें ज्यादा लग रही है। क्यों, यहां पर 2 से 1 में जा रहा है, बोलो मेरा भाई, यहां छठे से दूसरे में आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब इमिशन हो रहा है। वरना 2 से छठा भी ऑप्शन दिया गया है, 2 से 6 में भी ऑप्शन और 6 से 2 में, दोनों में कंफ्यूजन होगा। जब दोनों में कंफ्यूजन होगा तो ये देख लेना क्या बोल रहा है, इमिशन। अगर इमिशन बोला है तो इसका मतलब आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जाएगा। अगर हमारा एब्जॉर्प्शन बोलता तो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता। क्लियर है, ये बात हम तुम्हें बता चुके। इस वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बीच की डिफरेंस, अरे यार तुम चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो, हमने बताया भी था डेल्टा ई इक्वल टू, क्या बताया था मेरा भैया, यहाँ पे 13.6 जेड स्क्वायर ब्रेकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर से निकाल के भी देख सकते हो, पर इतना हमारे पास वक्त नहीं होता। डायरेक्ट हम क्या देखेंगे, दोनों एनर्जी के गैप, दोनों ऑर्बिट के बीच का गैप देखेंगे बस। जिसमें गैप ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, बस और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहाँ कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द nth ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में क्या दिया गया है, En दिया गया है। फिर एनर्जी ऑफ, हमसे कह रहा है nth ऑर्बिट की बात कर रहा है, सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम। सिंगली आयोनाइज क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि बोहर ने बताया था, हम क्वेश्चन में ही थ्योरी दे रहे हैं अब, ठीक है। बोहर ने बताया था कि बोहर मॉडल में, सिर्फ बोहर मॉडल में हमने बताया था कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई होता है बस, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3, इस तरीके के, ठीक है। अब इसका हालांकि कोई मतलब नहीं है। एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा है -13 पॉइंट क्या होता है मेरा भैया, 6z² अपान क्या होता है, n²। तो डायरेक्ट आ जाए करो, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z²। तो यहां पे हमसे कहा है कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम nth ऑर्बिट, n की वैल्यू क्या है, कोई सी भी nth ऑर्बिट है, हमसे मतलब नहीं है, दिया गया है। यानी कि अगर मैं इसको E1 मान लूं, ये हमारी nth ऑर्बिट के लिए दिया गया है, ये है कौन, हाइड्रोजन। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो फिर हीलियम एटम के लिए भी nth ऑर्बिट दे दिया। इसका मतलब ये है कि जब हमें हीलियम का भी दे दिया और हाइड्रोजन का भी nth ऑर्बिट दे दिया, तो अब हम n भी नहीं देखेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब मैं सीधा डायरेक्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। क्लियर है। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट लगाते हो, E1 अपान E2 इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखोगे मेरा भैया, Z1 अपान क्या लिखोगे, Z2 का क्या लिखोगे, स्क्वायर। आपको एग्जाम में ये कंफ्यूजन होता है कि Z² अपान n² होता है या n² अपान z होता है। तो ध्यान रखिएगा, रेडियस के केस में n²/z होता है, एनर्जी के केस में z² अपान n² होता है, वेलोसिटी के केस में z/n होता है। याद होना चाहिए, ठीक है। बस एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बात करूंगा, फालतू की बातें करने का टाइम नहीं भैया। तो E के जगह पे मैं En कर लेता हूं, यहां पे E2 कर लेता हूं। Z1 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो ये हमारा पहले किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए है, बाद में किसके लिए है, हीलियम प्लस के लिए है। तो बस यहां पे 1/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बस यहां पे E2 की जो वैल्यू आ जाएगी 2 दूना 4 और यहां पर 4En आ जाएगा। क्लियर हुआ। इस तरीके से हमारा आंसर, ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, आप लोग उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हो। बात समझ रहे हो, वरना इतनी लंबी कट ऑफ कैसे चली जाएगी ये बता दो यार। बात समझ रहे हो ना। तो घबराया मत करो, एकदम रिलैक्स मोड में क्या कहते हैं पेपर किया करो। लेकिन हाँ, टाइम की थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ा सा वक्त की नजाकत को देखते हुए, अदरवाइज पता चले एक ही क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दिए। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट से अगर ज्यादा लगने लगा तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3 to 6 किलो जूल पर मोल है। हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, कौन सी ऑर्बिट की कह रहा है, फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है, क्या होगा। अच्छा, यहां पे हमें हाइड्रोजन बोला है, ध्यान दिया करो क्या क्या मामला है। अगर ये हाइड्रोजन बोला है
तो इसका मतलब हमें हाइड्रोजन पहले भी दिया है, बाद में भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन ही दिया है। तो सेकेंड बोहर ऑर्बिट की एनर्जी तो हमारी हाइड्रोजन के लिए इतनी दी है। अब हमें डायरेक्ट सिर्फ फोर्थ बोहर बोला है, इसका मतलब हमें Z वही होगा जो हाइड्रोजन का है। मतलब किसी एक एटम के अंदर की ही बात चल रही है, किसी दूसरे से कंपेयर, जैसे लाइक प्रीवियस क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये अपने आप में अलग है उससे। थोड़ा सा देखो, अभी मजा आ जाएगा भैया। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो -13.6 Z² अपान n² लगाते हो। अब हमें यह देखना है कौन सी चीजें दोनों में नॉर्मल है, बोले तो जनरल है, फिर उसको उठा के फेंक दिया करो और प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग एक नया फार्मूला बना लिया करो। बस उस तरीके से E1 अपान E2 करके ऐसे कर लिया करो, बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। तो यहां पे आप देखोगे तो एनर्जी इज इनवर्सली क्या, यहां हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा मेरा भैया, n²। ये वाला तरीका लगाओ। जैसे इसमें अभी इससे पहले वाले में क्या बताया था, Z², क्यों, क्योंकि n की वैल्यू सेम थी तो Z² कर लिया। यहां पे Z सेम है तो यहां पे n² कर लेंगे। बस एक फार्मूला लगाओ, E1 अपान E2 इज इक्वल टू क्या करोगे, N2 अपान N1 का क्या लिखोगे, स्क्वायर। E1 की वैल्यू -328 दिया है, बोलो भैया। E2 मुझे निकालना है, यहां पे N1 की वैल्यू हमें कितना दिया है, सेकेंड बोहर ऑर्बिट। सेकेंड बोहर ऑर्बिट का मतलब ये हुआ N की वैल्यू हमारी क्या है, 2 दी गई है। बात समझ में आया। और यहां पे N2 हमसे N2 की वैल्यू क्या दी गई है, 4, तो 4 दिया है। तो यहां पे क्या लिखोगे, पहले 2 है, पहले क्या है 2 है, बाद में 4 है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा मेरा भैया। तो यहां पे जो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4, सीधा डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 ही आ जाएगा। तो ये E2 की जो वैल्यू होगी -328 बाई क्या करोगे, यहां 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे जैसे ही 4 आएगा, और किलो जूल पर मोल में हमसे पूछा भी गया है, तो यहां पे क्या होगा, 4 8 32 और 4 दूनी 8, इस तरीके से माइनस क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा किलो जूल पर मोल। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बड़े ही सिंपल तरीके से, एकदम रिलैक्स मोड में चल रहा है सब। आपको ये क्वेश्चन सारी चीजें समझ में आ जाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बेस्ड ऑन इक्वेशन, क्या दिया है इक्वेशन, -2.178 इंटू 10⁻18। शायद इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, तो इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं। क्या है, -2.188 इंटू 10⁻18 Z² अपान n²। शायद ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन में गायब है, ठीक है। जूल है, सर्टेन कंक्लूजन आर रिटेन, ऐसे कंक्लूजन यहां लिखे हुए हैं। कह रहा है कि which of them is not correct, नॉट वाट कहीं लिखा हो, इनकरेक्ट लिखा हो, तो तुरंत उसको क्या कर लिया करो, गोलिया लिया करो। समझ में आया, जब गोलिया लोगे तो फिर तुम्हारी नजर जाएगी। वरना क्या होता है, हम क्वेश्चन करना शुरू किए और करते वक्त पहला ऑप्शन इतना लंबा, पहली बात तो ऑप्शन होता है। अब इसको पहले ऑप्शन को पढ़ा, हमें चलो गलत साबित हो गया। दूसरे ऑप्शन को पढ़ा, गलत साबित हो गया। तीसरा ऑप्शन पढ़ा, सही साबित हो गया। चौथा ऑप्शन पढ़ा, गलत साबित। इस तरीके के मान लीजिए सही गलत कुछ भी साबित हुआ तो बाद में क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि नॉट पूछा था मुझसे, और जो हमें सही लगता है करेक्ट लगा करके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ जाते हैं। और उनको पता नहीं है कि हमसे क्या गलती हुई है, इनकरेक्ट पूछा था, नॉट करेक्ट पूछा था, और हम इतना ब्लंडर मिस्टेक करके बैठे हैं। बात समझ में आया। तो ये गलती प्लीज आप मत करिएगा। जैसे ही नॉट या इनकरेक्ट हो ऐसे गोलियाना जरूर भैया, वरना जानते हैं, ठीक है, वरना जिंदगी गोलिया जाएगी। क्लियर है, जीरो मिलेगा। जीरो कहां, माइनस मिलता है यार, -1 मिलता है। जीरो मिले तब तो ठीक ही है। चलो ठीक है, हम कर रहे हैं किस्मत पर, अगर गलत हुआ तो ठीक है, ठीक है, जीरो। लेकिन जीरो का मामला गया अब, ठीक है। अब क्या, -1 का मामला आ गया है, इसलिए सोच समझ के भी गलती करना है। अब समझ रहे हो, ऐसे नहीं कि बस ठीक है। हाँ, जिसमें अगर 50% चांसेस हों, सुन लो, थोड़ी सी बात कर ही लेता हूं, 50% चांसेस हो तब भी उस हद तक भी कर दिया करो। मैं बोलता हूं कर दिया करो। मतलब 2 ऑप्शन हमारे क्या हैं, इनकरेक्ट है, 100% इनकरेक्ट है। अब 2 में हमें कंफ्यूजन हो रहा है, यस करके आना, मैं बोल रहा हूं करके आना। बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी लगाओगे 50% का चांसेस होते हैं, लेकिन चारों को नहीं पता है यार, तो कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करना। ये मेरी बात याद रखना। बात समझ में आया, वरना बैक टू पवेलियन वापिस आ जाओगी। मैं कहना क्या चाहता हूं फिलहाल,
यहां पे नॉट करेक्ट बोला है, तो निगेटिव साइन इन द इक्वेशन इज सिंपली मींस दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इफ द इलेक्ट्रॉन वर एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखो भैया, कह रहा निगेटिव साइन जो इक्वेशन में ये दिया दिख रहा है आपको, कह रहा है सिंपली मींस, इसका मतलब ये है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से क्या होता है, बाउंड होता है, बात सही है, इज लोअर देन इट वुड बी इफ द इलेक्ट्रॉन वर एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इनका मतलब यह है कि जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। बात समझ में आया। और इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाउंड अप होता है किससे, न्यूक्लियस से, इन कंपेयर टू आउटर इलेक्ट्रॉन के। क्लियर हुआ। फिर कह रहा है लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, जितनी एन की वैल्यू होगी लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस। यस, अरे मियां रेडियस का फार्मूला हमने बताया 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यस, इसका मतलब हमारे ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा तो मेरी रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। वैसे भी रेडियस हमारी पीरियड में जाने पर घटती है और ग्रुप में जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। और जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो हमारा नंबर ऑफ पीरियड क्या होता है, बढ़ता है। जब पीरियड का नंबर बढ़ेगा तो 100% हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। गलत पूछा है, वरना यहीं लगाओ। इतनी देर बात करने के बाद झम से लगा करके आगे बढ़ गए और 4 जोड़ के बैठे हैं, मालूम नहीं -5 मिला है। 4 जोड़े थे, -1 -5 नहीं मिलेगा, बढ़ेगा नहीं। तो इधर देखो, इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंज ऑर्बिट। बोलो मेरा भैया। कह रहा है कि इक्वेशन कैन बी यूज, इक्वेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेज ऑर्बिट। यस, इस इक्वेशन की को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसमें, z² अपॉन n स्क्वायर माइनस क्या बताया था मैंने, n2 का स्क्वायर। फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्वेश्चन के जरिए ही सारी बातें बता दूंगा। अब क्वेश्चन के जरिए अब आपको हम एक्सप्लेनेशन देंगे, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेन करके क्वेश्चन कराना हमें थोड़ा सा लग रहा है कि टाइम किलिंग है। बात समझ में आया। सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, घबराओ नहीं। जितने भी यूज क्या कहते हैं काम की चीज होगी, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि फॉर n इक्वल टू 1, जब n की मतलब मेरी पहली ऑर्बिट की वैल्यू बता रहा है, n की वैल्यू 1 होगी, द इलेक्ट्रॉन हैज ए मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इक्वल टू 6। नो, ठीक है मेरा भैया। कह रहा है जो हमारी 6th ऑर्बिट की एनर्जी होगी और पहली ऑर्बिट की एनर्जी की बात कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहते हैं, एनर्जी पहली ऑर्बिट में ज्यादा, 6th ऑर्बिट में कम। नो, जैसे जैसे इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और आगे कह रहा है व्हिच मींस, जिसका मतलब, अच्छा मतलब भी समझा रहे हैं ये लो, पहले गलत बोल रहे हैं फिर मतलब भी समझा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ दैट लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन इज मोर अलाउड ऑर्बिट। नो, हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा वो इलेक्ट्रॉन लूजली नहीं, स्ट्रांगली बाउंड अप होगा। बात समझ में आ रहा है। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरी पहली, ये मेरी दूसरी, ये मेरी तीसरी, ये मेरी चौथी, ये मेरी पांचवी, ये मेरी छठी, ये इलेक्ट्रॉन हमारा है और ये इलेक्ट्रॉन हमारा है। ये ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड अप होगा भैया इन कंपेयर टू इस इलेक्ट्रॉन के। एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। माइनस में 13.6 कम होता है। बात समझ रहे हो, इन कंपेयर टू इसके। इसमें पॉइंट में जाएगा, माइनस में बहुत कम हो जाए, माइनस में कम होगा, इसका मतलब टोटली वो क्या होगा, बढ़ेगा। ये ध्यान रखना, अदरवाइज -13.6 ठीक है गलत हो जाए, ध्यान दीजिएगा। तो इनर ऑर्बिट वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंड अप होगा। क्लियर है, इन कंपेयर टू आउटर। कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर करेंगे। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। जब गलत है इसका मतलब यही आंसर, यही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि गलत पूछा था। क्लियर हुआ। ये बात आपको अच्छे से शायद समझ में आ जाना चाहिए। फिलहाल इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन और क्या दें यार। आगे बढ़ते हैं। Which of the following series of the transition in the spectrum of hydrogen atom falls in the visible region? कौन से रीजन में बेटा, विजिबल रीजन में। अमा मियां ये बताओ, हमने तुम्हें एक तरीका बताया है, याद कर लो, लाइमेंट्रा। क्या बताया है, बोलो भैया इधर, क्या बोलोगे, लाइमेंट्रा। मेरे साथ याद करो बेटा, लाइमेंट्रा बीबी, लाइमेंट्रा बीबी, बाकी इंफ्रा। क्या बोलोगे, लाइमेंट्रा बीबी बाकी इंफ्रा। बताया था मैंने,
लाइमेंड्रा लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन की होती है, और ये होती है बीबी का मतलब हो गया बामर, बामर वाली कौन सी रीजन की है, विजिबल रीजन की है, बोलो मेरा भैया। और बाकी जितने हैं वो कौन सी रीजन के, इंफ्रारेड। और हैम फ्री, फ्री फॉर इंफ्रारेड, कोई मतलब नहीं है। हमारे जितने भी निमोनिक होते हैं ना मियाँ, वो हमारे बाहर के कोई निमोनिक में नहीं बताता, वरना निमोनिक ही याद करते रहते हो, वही निमोनिक याद करते रहते हो, सर खुजलाते रहते हो, निमोनिक के अलावा उससे रिलेटेड जो टर्म होता है वो याद ही नहीं आता। अमा मियाँ उसी से चुराओ, समझ में आया, हमको हमी से चुरा लो, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। क्या लगा लो, लाइमेंट्रा बीबी बाकी इंफ्रा, लाइमेंट्रा बीबी बाकी इंफ्रा। अब हमसे पूछा है कौन सी रीजन की विजिबल रीजन है, बात समझ में आया। अच्छा इसमें एक पॉइंट और बताया था, आप कहते हो सर बी फॉर बामर बी फॉर विजिबल, बी फॉर बामर बी फॉर विजिबल, अब हो गया कंफ्यूजन, बी फॉर ब्रेकेट बी फॉर विजिबल। अरे मियां लाइमन बामर पशन ब्रेकेट फिन फुंड हैमफ्री, तो जो बी पहले मिली, जो बीबी पहले मिली वही मेरी बीबी, समझ में आया। वो बी कौन था, बामर, तो बामर का बी पहले मिला है, इसके लिए वो हमारी बीबी बनी। बात समझ में आया, बाद की बी बीबी नहीं होगी। बात समझ में आया, क्लियर है, ये बात समझ में आ जाना चाहिए। अब इसमें आंसर क्या रह गया यार, अभी ये भी कोई क्वेश्चन है, नीट 2019 में पूछा गया था। आपको लगता है बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई फायदा नहीं हाई फाई पढ़ने का। बात समझ रहे हो, एनसीईआरटी को अपना बेस मानो। बात समझ में आया, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, इस पर आप क्या कहते हैं प्रैक्टिस करो, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश पूरी मेरी ये होगी कि पूरी एनसीईआरटी, पूरी क्या कहते हैं ऑल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को मैं जितने भी मेरे अंदर है, जो भी चीजें हैं मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है हाइड्रोजन एटम, ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। क्या याद करोगे, लाइमेंट्रा बीबी बाकी इंफ्रा, लाइमेंट्रा बीबी बाकी इंफ्रा, ऐसे रट डालो। बहुत सारे टर्म ऐसे हमने बोला है, उसको बोलोगे ना तो वो खुद ब खुद उसी में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि न्यूमोनिक दूसरा बना लिया, पता लगा क्या कहते हैं, और न्यूमोनिक ही याद किए बैठे हो क्या कहते हैं, और जो मेन पॉइंट है वो भूला पड़ा है। कोई फायदा नहीं ऐसी पढ़ाई का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलहाल ज्यादा बात नहीं करेंगे। इफ हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड बाय द गिविंग 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, देन द नंबर ऑफ इमिटेड स्पेक्ट्रम लाइन्स विल बी। यार ये बता दो, पहली ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 होती है ना, दूसरी की -3.4, फिर उसके बाद -1.86, 0.65 समथिंग, कम ज्यादा करके चलेगा, देख लेना। जो बोल रहा हूं इस तरीके से करेक्ट ही बोल रहा हूं फिलहाल। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब मैं यार 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप दे रहे हो, तो यार पहली ऑर्बिट की ही एनर्जी हमारी -13.6 है। बोलो मेरा भैया, ये न्यूक्लियस है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, -13.6 है, -3.4 है, -1.86 है, -0.65 है, इस तरीके से है। पहली ऑर्बिट की ही एनर्जी हमारी 13.6 है माइनस में। अमामिया 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे, उसका खुद का पेट नहीं भरेगा, वो बेचारा कहां दूसरी ऑर्बिट में जाके बैठेगा यार, समझ रहे हो ना। कम से कम 13.6 से ज्यादा एनर्जी दो, तब तो वो दूसरी ऑर्बिट में बेचारा जाए। इसका मतलब हमसे स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करोगे तो हम क्या बताएंगे, नन। क्या बोलोगे, नन। क्यों नन बोलोगे, क्योंकि 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप दे रहे हो, पहली ऑर्बिट की एनर्जी 13.6 है, तो 13.6 से ज्यादा दो ना भाई, तब तो हमारी दूसरी ऑर्बिट में पहुंचेगा, तीसरी में पहुंचे, एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या कहते हैं, सॉरी यहां पे 13.6 है और ये कितना है -3.6, तो दोनों के गैप की वैल्यू कितनी आती है, 10.2। तो 13.6 की बात मत करो, चलो ठीक है, पहली ऑर्बिट में माना की है, बात समझ में आया। अगर दूसरी ऑर्बिट में अगर जा रहे हो तो 100% 13.6 है, और यहां पे दूसरी ऑर्बिट में जाने के लिए कितना चाहिए डिफरेंस, 10.2। तो 10.2 तो कम से कम आपको देना ही पड़ेगा, 10.2 दोगे तभी तो दूसरी ऑर्बिट में जाएगा। तो 10.2 और ये कितना दे रहे हो आप, 8.4, इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। वो 13.6 हम पहली ऑर्बिट की बात किए हैं, अच्छा भैया, दूसरी ऑर्बिट की -3.4 है, तो दोनों का डिफरेंस हमारा 10.2 है। तो 10.2 से कम अगर दोगे, 10.2 से अगर कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन ही नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन ही नहीं होगा तो फिर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात ही ना करो। बात समझ में आया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, When the electron transit from n = 4 to n = 2, जब हमारा चौथी ऑर्बिट से, ए भैया देख 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 कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा मियां।
इधर देखो, ये मेरी दूसरी ऑर्बिट है, जितना क्वेश्चन में दिया है उतनी बात करते हैं। और ये मेरी पहली ऑर्बिट है, दूसरी ऑर्बिट है, तीसरी ऑर्बिट है, ये चौथी ऑर्बिट है, पांचवी ऑर्बिट है, छठी ऑर्बिट है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक, हमसे कह रहा है कि n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 2 है, यानी 4 से चौथी ऑर्बिट से कहां आ रहा है, दूसरी ऑर्बिट में आ रहा है। अरे ये बताओ, चौथी ऑर्बिट से अगर मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। यहां पे देखो भैया, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, चौथी ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में आ रहा है। अगर मैं शायद इसी क्वेश्चन के जरिए मैं और कुछ बताना चाहूंगा, बहुत तेज मन कर रहा है बताने का, अब हम रह नहीं पा रहे हैं भैया। क्या नहीं रह पा रहे हैं? अगर आपसे ये कहा जाए कि लाइमन की कितनी सीरीज होगी, तो क्या बताते तुम? लाइमन की कोई सीरीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यार दूसरे में ही अगर अटक गया, वो पहले पर आया ही नहीं। बात समझ में आया? तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन इस पर बन जाता है कि लाइमन की कितनी नंबर ऑफ होंगी, तो लाइमन का कोई नंबर नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिशन हमारा दूसरे में ही हो रहा है, पहले में हो ही नहीं रहा है। अब हमसे कह रहा है कौन सा ट्रांजिशन है ये, पहला कि दूसरा? तो यार जाहिर सी बात है, जब दूसरे में हो रहा है तो इसका मतलब ये कौन सीरीज बनेगी? पहले पहचानोगे कि ये बामर सीरीज है। ऑप्शन में बामर कहां है? ये बामर है। अरे मियां, एक ही ऑप्शन में बामर है और आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, तुरंत यहां लाइमन हो नहीं सकता। पासन ब्रैकेट, पासन की बात करो तो पासन की बात अगर किया जाए तो लाइमन, बामर, पासन, यहां पे क्या कहते हैं, पासन वाली भी हो सकती है, लेकिन वो हमारा पासन हो या रही है नहीं हो रही वो बात दूसरी है। लेकिन अगर हमारा दूसरे में आके ट्रांजिट हो रहा है चौथे से, तो ये बात ये कंफर्म होगी ये कौन सी सीरीज है? बामर सीरीज है। अरे बामर दिखाओ, सीधा सीधा ऑप्शन लगाओ, बात खत्म करो। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? अगर तीसरी से दूसरी में आती तो ये मेरी पहली वाली लाइन होती। ध्यान दीजिएगा, हमारी जस्ट ऊपर से हम नंबर ऑफ लाइन को गिनना शुरू करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर बामर है तो वो तीसरी से दूसरी में आएगी, पहली होगी, चौथे से दूसरे में आएगी, दूसरी होगी, पांचवें से दूसरी में आएगी, तीसरी होगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये सेकेंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है। क्लियर है? अब हमारी तीसरी कौन होती? पांचवें से आती दूसरी में तो वो तीसरी होती। इस वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। क्लियर हुआ? ये कहां से आ रहा है? चौथे से कहां आ रहा है? दूसरे में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर हमसे कह रहा है हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ एनर्जी कितना है? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाय हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। भैया देखो, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। कॉन्सेप्ट ये बताया है कि एनर्जी बराबर होता है -13.6 Z² अपॉन n²। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ध्यान दो भैया। अगर हमसे कह रहा है कि पहली आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन बोला तो इसी चीज को क्या कर लो? प्लस कर लो, बस, और कुछ करना नहीं होता। फिर हमसे कह रहा है कि 13.6 है, और ये हमसे कह रहा है कि इसको एक्साइट किया गया मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे करके इसको क्या किया गया? एक्साइट किया गया। पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे करके उसको एक्साइट किया गया। तब हमसे कह रहा है स्पेक्ट्रल लाइंस बता दो। अरे यार ये बता दो, स्पेक्ट्रल लाइंस को बताने के लिए अगर हम यहां पे बात करें, आप ध्यान दो, कॉन्सेप्ट थोड़ा देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज फिर आप परेशान होंगे। देखो भैया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को निकालते वक्त हम डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकाल लेंगे। अगर मैं डिफरेंस ऑफ एनर्जी को निकालूंगा तो पहले वो 13.6 पहली ऑर्बिट में थी, बोलो मेरा भैया, और इसको एनर्जी मैंने कितनी दे दी? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया। तो ये डिफरेंस मुझे पता चल गया। ये डिफरेंस कितना आएगा मेरा भैया? ये आ जाएगा क्या कहते हैं 13 पॉइंट, यहां पर आएगा 6 - 6 में से एक यहां 5 आ जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 क्या कहते हैं उन ऑर्बिट के बीच की क्या है? एनर्जी का गैप है। समझ में आ गया? अच्छा, आपको ये पता है एनर्जी के गैप के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो पहली ऑर्बिट की एनर्जी हमारी क्या है? 13.6 है।
तो उस nth ऑर्बिट में गया होगा, तभी इतनी एनर्जी का गैप लेकर के तभी तो हमारा वो n2 की वैल्यू आ जाएगी। बस इस तरीके से n2 में ये बता देगा कि कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को वो क्रॉस कर पाया, या ऐसे बोल सकते हो कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन वहां पे होंगे। तो इसको निकालने का सीधा सीधा तरीका होता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, यहां पे n की बात कर सकते हो आप। पहले डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस निकाल यहां देखो मेरा भाई, डिफरेंस निकालोगे n, यहां पे E1 अपान E2 इज इक्वल टू लिखोगे N1 अपान क्या लिखोगे N2 का क्या मेरा भाई स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे इस E1 की वैल्यू ये मानोगे कि 13.6 है। E2 हमें क्या करना है, हाँ E2 हमें ये रखना पड़ेगा, E2 डायरेक्ट इसको रख लिया करो। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे निकाला जाता है। E2 की वैल्यू इसको E2 मान लो, और इसके लिए ऑर्बिट की वैल्यू n निकाल लेते हैं, N2 मान लेते हैं, बोलो मेरा भैया। तो यहां पे 1.5 आ जाएगा, और यहां पे N2 अपान 1 का स्क्वायर, इसको N2 मान लेते हैं, बोलो मेरा भैया। अब इसका अगर मैं 13.6 है, 1.5 है, 13.6 है, 1.5 है, पॉइंट हटा दिया जाए तो वो 136 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा, और यहां पे 15 9 135, मतलब 9 टाइम्स हमारा अप्रॉक्स चला जाएगा। बोलो मेरा भाई, 15 9 135 होता है, 15 10 150, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो n स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 9, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3। इसका मतलब नंबर ऑफ लाइन कितनी आ जाएंगी 3। बहुत जबरदस्त तरीका है। यहां पर डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकालो, उससे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ लाइंस को सीधा डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हो। भैया हर तरीके के क्वेश्चन को निकालना आपको आना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं बस खाली फार्मूले रट लिए काम हो गया। हर तरीके के क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करके निकाला जाता है, कैसे नहीं निकाला जाता है, इसकी प्रैक्टिस आपको होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज कितना दिया है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। फिर हमसे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। अमा मियां, पिछले टर्न पर बताया था मैंने, काइनेटिक टोटल एनर्जी बराबर होता है माइनस काइनेटिक एनर्जी। बोलो मेरा भैया, पिछले टर्न पर हम बता चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में जाके देख भी सकते हो आप, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला और टोटल एनर्जी का फार्मूला, सारे फार्मूले हमने आपको बताए हैं। आप प्लीज उसको जाकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना होता है, हमसे क्या दिया है मेरा भैया, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इतना दिया है, तो हमसे उसी ग्राउंड स्टेट, नहीं बोला तो वही स्टेट हम मानेंगे, दूसरी स्टेट अपनी तरफ से तो हम मान नहीं लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बोला है, तो सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी, और ये माइनस लगाओ, -13.6 पहले से है, +13.6 कर दो, बस साइन चेंज कर दो, बस काम हो गया, कुछ नहीं होता जनाब। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी, या फिर ये बोल दो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराई इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4। पहले एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी -3.4 है। फिर हमसे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बताओ ऑफ द सेम ऑर्बिट। अब हम यहां सेम ऑर्बिट की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन, माइनस की जगह पे क्या कर देना, प्लस कर देना, एकदम सेम क्वेश्चन वही है, वही कॉन्सेप्ट है, कोई मामला ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मियां जब हमसे पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट बोल दिया, तो ये बताओ पहली ऑर्बिट में -13.6 होता है, दूसरी ऑर्बिट में कितना होता है, -3.4 होता है। अगर कभी भी एक्साइटेड बोले, अगर यहां पे हमसे क्या बोला, पॉसिबल एक्साइटेड, तो पॉसिबल एक्साइटेड में कोई सा भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं सेकंड, इधर देखो फर्स्ट एक्साइटेड, अच्छा आइए इस बात को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। इसमें -13.6 होता है, -3.4 होता है, -1.86 होता है, -0.65 अप्रॉक्स, इस तरीके से होता है। देख लेना भैया, इस पर थोड़ा मुझे शक है। ये मेरी ग्राउंड स्टेट है, ये मेरी फर्स्ट भैया, ग्राउंड स्टेट के बाद जो हमारी दूसरी ऑर्बिट होती है ना, उसको बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हो,
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलोगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बोलो मेरा भैया, बस तुम इतना ध्यान रखना एक्साइटेड वर्ड का इस्तेमाल करे, अगर वो चौथी एक्साइटेड बोल रहा है तो ये तुम समझ जाओ कि एन की वैल्यू 5वीं है। अगर उसने कुछ नहीं बोला एक्साइटेड स्टेट बताओ, तो वो समझ जाओ कि वो पहली ऑर्बिट नहीं, वो दूसरी ऑर्बिट के बारे में तुमसे पूछ रहा है। पहली एक्साइटेड हो गई, वो समझ में आया। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड वर्ड लगाएगा जो टर्म का इस्तेमाल करे। दूसरी एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन की वैल्यू तीसरी। ध्यान दीजिएगा, एक उसमें क्या कर लेना, ऐड कर लेना। बात बैठ गई ना। तो यहां पे आपको ये पता है पहली एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी है, -3.4, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, -3.4, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मास 10⁻⁻6 किलोग्राम है, जिसकी वेलोसिटी हमें 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है। बोल भैया, अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, वेवलेंथ बताओ। आइए इसी में अभी देखो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हम थोड़ा इसी के जरिए हम सब बता देंगे, बस बात खत्म, ज्यादा कुछ अलग से। डी ब्रोगली साहब ने ये बताया, मैटर लाइक रेडिएशन, कोई भी मैटर जैसे कि रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो डुअल बिहेवियर शो करता है। एक तो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी भी होती है, एक वेव लाइक प्रॉपर्टी भी होती है। पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी आइंस्टीन इक्वेशन से आती है, E=mc², और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी और वेव लाइक प्रॉपर्टी आती है प्लैंक्स इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन होती है, E=hν। तो E=hc/λ होगा। उन दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करके एक फार्मूला मेरा जनरेट होता है, इसे बोलते हैं रिवीजन। समझ में आया। अब तुम इतना समझदार हो, इतना पढ़े होगे, जहां भी पढ़ रहे होगे, ठीक है, और नहीं पढ़े हो तो फिर यहां पढ़ो हमसे। λ=h क्या होगा मेरा भाई, यहां पे h/mc की बात कर लो, या h/mb की बात कर लो, या फिर यहां पे h/ क्या मेरा भाई p की बात कर लो। फिर से मैं लिख देता हूं, h, इतने फार्मूले हैं, सारे फार्मूले एक साथ लिख रहा हूं, h/p। बोलो मेरा भैया, h/ क्या लिख सकते हो, p लिख सकते हो, और क्या यहां पर लिख सकते हो, ये h/mb लिख सकते हो, या फिर h/mc लिख सकते हो। v इज द वेलोसिटी, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, बोलो मेरा भैया, और p क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक फार्मूला हमारा और आता है h/√2mk, क्या होता है, √2mk। इतने फार्मूले हमारे हैं जिससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है। जिस फार्मूले का जहां पे इस्तेमाल होगा वहीं पे चल के इसकी बात हम कर लेंगे। क्लियर है। अब यहां पे हमें मास दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, तो बस मास और वेलोसिटी वाला फार्मूला ये लगा लो, बात खत्म कर लो, काहे को इतना बवाला किया जाए। h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34, और मास हमारा दिया गया है 10⁻6 किलोग्राम। अच्छा, मास किलोग्राम में होती है, वेलोसिटी हमारी क्या होती, मीटर पर सेकंड में होती है, वेवलेंथ हमारी मीटर में आएगी। अगर मीटर में दिया है तो ठीक है, वरना एंगस्ट्रॉम में दिया गया होगा ना, तो उसको बदल लियो भैया, वरना सीधा देखा नहीं, लगाया नहीं, बहुत बस लगा के आगे बढ़ गए। बात समझ में आया, थोड़ा कंट्रोल वे में रहना, हाँ, थोड़ा इतना जुसियाने की जरूरत ना है। तो वेलोसिटी की बात किया जाए तो यहाँ 10 हो जाएगा। इधर देखो मेरा भैया 6.6 इंटू 10⁻34 है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10⁻6, 10 का मतलब एक पावर कम हो जाएगी 5, -5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +5, 34 में से 5 निकालोगे तो शायद हमारा 29 आ जाएगा। यही मेरा आंसर है। मीटर में आएगा, आंसर है मीटर में 6.63, हाँ चलेगा, 6.6 समथिंग 3 चलेगा, इस तरीके से आ जाएगा, क्या होगा 29। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही बात फिर से दोबारा आ गई जो हम बताना चाह रहे थे, आओ यही बता देते हैं, लियो आओ। लैम्डा = क्या होता है, h/p, h/mb, h/ क्या है mc, और h/√2mk, इसी को उठा ले रहा हूं। अच्छा ये उठाया, देख देख देख, लैम्डा = h/√2mk। क्लियर हुआ। अच्छा k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यानी इसको एनर्जी मान लो। अगर ये हमसे कह रहा है कि ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हीटेड फिलामेंट वाज पास्ड बिटवीन टू द चार्ज प्लेट केप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ VESU, ठीक है, V हमारा फिलहाल यहां पे ESU नहीं लिखना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे ESU हमारा क्या होता है, चार्ज की यूनिट होती है। कह रहा है इफ ई इज द मास ऑफ मास एम, चार्ज क्या है, ई एंड एम आर द चार्ज, ई क्या है चार्ज है, एम क्या है मास है, इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ एच अपान क्या लेमडा लिखा है, यहां कट गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आइए यहां पे, अच्छा इसके लिए जो एनर्जी का फार्मूला बन के आएगा, हमने आपको बताया है एनर्जी हमारी किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी की बात किया जाए, दो फिलामेंट, एक फिलामेंट हो और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V हो, E इलेक्ट्रॉन हो, उस इलेक्ट्रॉन का मास M हो, तो उनके बीच की एनर्जी EB इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में आती है। ये याद रखना तुम, ठीक है। ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे वरना लंबी कहानी हो जाएगी, अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं। इसके लिए एक फार्मूला हमारा बन के आएगा √2mEV। क्या आएगा मेरा भाई, √2mEV। यहां पे देखो अब हमसे बोला है, क्या बोला है, H अपान लेमडा, H अपान लेमडा करोगे तो यहां पे आप खुद ही देख लीजिए, H अपान लेमडा जब आप करेंगे मियां तो लेमडा नीचे आएगा, ये चला जाएगा ऊपर, √2mEV आ जाएगा। सीधा सीधा ये आंसर देखो, जहां पर भी ऑप्शन मिले इस तरीके से लगाओ और आगे बढ़ो। क्लियर हुआ, ये हमारा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया और हमने ओरली सारी बातें भी कर डाली। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ द मास 10⁻⁶। अमामिया ये सेम क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन अभी जैसे मैंने करवा दिया यही क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन इज रिपीटेड, सो आई कैन नॉट सॉल्व। ठीक है, क्या फायदा है, क्योंकि इसका मतलब नहीं है कुछ। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल। आइए इसी बहाने से हम पोजीशन और मोमेंटम बोले तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में अब इसी बहाने हम बता देंगे सब। ठीक है, इधर देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी पार्टिकल की बात कर लिया जाए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर ये अप्लाई होता है। पहले बात सुन लीजिएगा, क्लियर है। माइक्रो पे, ट्रेन पर नहीं, हवाई जहाज पे नहीं अप्लाई होता है। कौन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, पाई मेसन, कहने का मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर ही अप्लाइड होगा, भारी वस्तुओं पर ये अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कौन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई भी पार्टिकल लाइक रेडिएशन की अगर बात कर लिया जाए तो यहां पे एक साथ में उसकी मोमेंटम को भी और पोजीशन को भी, दोनों चीजों को एक साथ नहीं बता सकते आप। अगर आप पोजीशन बताओगे तो मोमेंटम नहीं बता पाओगे, अगर मोमेंटम बताते हो तो पोजीशन नहीं बता पाओगे। अब आप खुद ही सोचो, ऐसे कहो, क्या कहते हैं, कोई एकदम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, यहां है, ठीक है, मैं ये कहूंगा ये पार्टिकल यहां है और हाई स्पीड से चल रहा है, जैसे मैं कहूंगा यहां नहीं, यहां हो जाएगा, ऐसे कहूंगा इसकी स्पीड ये है, मोमेंटम ये है, मोमेंटम मालूम है, अब मोमेंटम नहीं डिफाइन करेंगे, हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ में आया, ठीक है, मोमेंटम उसका ये है, बात समझ में आया। फिर जैसे ही पोजीशन बताने लगेंगे उसकी पोजीशन बदल जाएगी, या तो तुम मोमेंटम बता सकते हो या तो तुम पोजीशन बता सकते हो, और पोजीशन बताओगे यहां है, जैसे ही तुम मोमेंटम बताने चलोगे पोजीशन आपकी इसकी शिफ्ट हो जाएगी। बात समझ में आया इधर। तो इस वजह से अगर मैं बात करूं, तो यहां पे क्या करोगे मेरा भैया, मोमेंटम और क्या चीज, वेलोसिटी, दोनों हमसे कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इक्वल। अच्छा, ये फार्मूला क्या होता है पहले मैं ये बता दूं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान क्या करोगे, 4 पाई। क्लियर हुआ। अगर मैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इक्वल करके ही तुम सॉल्व करना, ग्रेटर ग्रेटर देन हटाओ। बात समझ में, बस खाली इसको देखने के लिए है, बस काम खत्म। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई, इस तरीके से हमारा फार्मूला होता है। अब हमसे पूछा है, हमसे कहा है कि इफ, यदि, चलो इसी बहाने हम डेरिवेशन भी कर लेते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा पी के क्या हो जाए, बराबर अगर हो जाए तो आप हमें ये बता दो, वेलोसिटी बता दो। वेलोसिटी का मतलब इस तरीके से ये डेल्टा भी बता दो। अब मियां जब ये बात हो गई, वेलोसिटी किस में है, मोमेंटम में कि पोजीशन में, डेल्टा एक्स में है, डेल्टा पी में, डेल्टा पी में है, इसका मतलब हमें डेल्टा एक्स बदलना है, डेल्टा पी, मुझे डेल्टा एक्स बदलना। बात समझ में आया। इसका मतलब डेल्टा एक्स के जगह पे आप डेल्टा पी रख सकते हो,
तभी तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी ना भाई। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप यही कॉन्सेप्ट लगाओगे जो मैं बता रहा हूं। आपको क्या करना होगा, डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपान क्या करोगे 4 पाई, ये किया। और डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, 2 बार है तो स्क्वायर कर दो, 2 बार है तो स्क्वायर कर दो। और ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या, इक्वल टू लिखो बस यार 4 पाई। अब यहां पे मास, अच्छा वेलोसिटी मुझे चाहिए, वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी को हम रोक लेते हैं, बाकी चीजें उधर फेंक देते हैं। फेंकना इन द सेंस मास का स्क्वायर नीचे चला जाए, जैसे ही नीचे चला जाएगा तो फिर वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी आप इसमें रूट लोगे, जैसे ही रूट दोनों तरफ लेते हो ना भैया, वैसे ही तुरंत दूध का दूध पानी का पानी मेरा ऑप्शन दिखने लगता है। दिखने क्या लगेगा, h अपान 4 पाई, दोनों तरफ रूट ले लो, दोनों तरफ जैसे रूट लोगे ये वेलोसिटी हमारी निकल के नीचे आ जाएगी। ये स्क्वायर हमारा जो होता है वो हमारा रूट से क्या होता है कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आया। यहां पे क्या है, जो चीजें स्क्वायर में है और जो 2 बार मल्टीप्लाई हो सकती हैं उसको स्क्वायर के बाहर ले आओ। तो जैसे ही बाहर लाया तो मुझे 2m दिख गया, क्या दिख गया 2m, 4 है 2 2 4 हुआ, पाई स्क्वायर है पाई बाहर आ गया, सॉरी m स्क्वायर है m बाहर आ गया, बचा यहां पे क्या h अपान क्या मेरा भाई पाई। इस ऑप्शन को ढूंढो, देखो कहीं हो, टिक से लगा के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। 1 अपान 2m h अपान क्या हो जाएगा पाई। कौन सा ऑप्शन सही, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम व्हिच इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर। यूनिट पर ध्यान देना, क्या दिया है मेरा भैया, ये हमें ग्राम पर सेंटीमीटर दिया गया है, इसका मतलब मोमेंटम दिया गया है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। कह रहा है द अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी हमसे पूछा है, डेल्टा बी पूछा है, और मास हमें ये दिया गया है भैया, देखो इधर ग्राम में दिया गया है, जो दिया है वही रखना। अच्छा बात समझ में आया, ज्यादा स्मार्ट मत बनने लगना, वरना कहो 9.1 इंटू 10⁻31 हम तो पढ़े हैं मियाँ, वो किलोग्राम में है, जब ग्राम में है ये भी ग्राम में ही निकालो ना यार। हाँ ठीक है, वेलोसिटी भी हमारी सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी बस, और क्या। तो सीधा सीधा इसमें कुछ करना नहीं है, आप पूरे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर मत जाना। देखो भैया अब यहां पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई, सीधा नहीं जाना है, सीधा सीधा यहां पे डेल्टा पी इक्वल टू होगा मास इंटू डेल्टा वी, मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम बराबर मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। डायरेक्ट फार्मूला लगाओ यार, बस डेल्टा पी इक्वल टू क्या करोगे, डेल्टा पी अपान एम करोगे। डेल्टा पी की वैल्यू दी गई है, डेल्टा पी की वैल्यू क्या दी गई है 1 इंटू 10⁻−18 दिया गया है, मास दिया गया है 9 इंटू 10⁻−28, बस सीधा सीधा आंसर है। अब इसको सॉल्व कर लो, 28 ऊपर जाएगा, 18 पहले से है तो 28 प्लस में हो जाएगा, तो 28 में से 18 निकालोगे कितना हो जाएगा 10। तो पहली बात तो ये हमारा क्या आ जाएगा 10 की पावर क्या आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा मेरा भाई 10, और ये रही बात कितनी 1 अपान 9, तो 1 है तो इसको पॉइंट लगा के 10 कर लो। फिर हमारा इस तरीके से अगर कर लिया तो 9 1 जा 9, एक ही बार जाएगा। अब हम यहाँ 1 इंटू 10 की पावर क्या मेरा भाई, एक पॉइंट को इधर शिफ्ट करोगे तो 9 आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, ध्यान दीजिएगा। अरे जब नीचे ले गए हो तो फिर ये -1 करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया करो। सेंटीमीटर पर सेकंड, ये वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है मुझे देखो भैया, ये रहा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहां पर क्या कहते हैं, कह रहा है व्हिच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन कौन सा हमारा क्या है, ए भैया जैसे रॉन्ग बोले ना गोलिया लिया करो, क्या किया करो, गोला कर दिया करो उसी पे, जिससे पता चल जाए, अरे गोलिया लो, टिक कर लो, कुछ भी कर लो, ये हमारी लैंग्वेज है। कह रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये डेल्टा ई है, यहां मिसप्रिंट हो गया है, डेल्टा टी इज ग्रेटर देन, हमसे बोला है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या लिखोगे एच अपान 4 पाई। क्लियर है, ये हमारा इस तरीके से है, ये दिया है। अच्छा ये बताओ हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फार्मूला क्या था, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपान क्या लिखोगे 4 पाई। क्लियर है, यहां पे इस तरीके से 4 पाई हो जाएगा। अच्छा इस चीज को आओ हम देखते हैं क्या ये बात सही है या गलत है।
आओ सॉल्व करते हैं, यही फार्मूला हमें मिलना चाहिए। अब इसको मुझे डिराइव करना पड़ेगा, मैं क्या करूं ए भैया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई करोगे। अब यहां पे डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपान क्या करोगे 4 पाई। अब यहां पे डेल्टा एक्स है, किसी भी रिएक्शन को मैं उसकी तरह लाना चाह रहा हूं। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब हमें उसकी तरफ कैसे लाऊं, मैं क्या करूं। इधर देखो, मैं ये कर सकता हूं कि इसको भैया फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाओ, डेल्टा टी से ऊपर डेल्टा टी से नीचे डिवाइड कर दो, क्योंकि डेल्टा टी मुझे चाहिए उसमें। और जैसे ही डेल्टा टी से तुम करते हो, हमें ऊपर की बातें हमारी बन जाती है। बोलो मेरा भैया डेल्टा टी मिल गया। अच्छा, एक डेल्टा टी को चलो हमने ऊपर रोक लिया, और देखना भाई, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हो तो उसको बोलते हो स्पीड। डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात कर लो, ऐसे में बोल रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी की जगह पे डेल्टा बी रख सकते हैं। और यहां पे मास भी है, डेल्टा बी भी है। देखो कुछ काम हमारा हो गया, एच अपान 4 पाई। अच्छा, अब इन चीजों में अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ दिखता है, तुझमें मुझे कुछ दिखता है, ठीक है? हमें यह दिखता है अमाम यहां एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो चेंज इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर। जुगड़िया लो, हमने तो भाई ऐसे ही सॉल्व किया, क्योंकि फिजिक्स का ज्यादा ना नॉलेज करके, मैं बोले तो फिजिक्स पढ़ा भी चुके हैं, नॉलेज कम मत बोलना, बात समझ में? बस हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम थोड़ा सा मैंने इस फार्मूले से कर डाला, ठीक है? क्या कर डाला? एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। इसका मतलब एनर्जी डेल्टा ई की जगह पर हम क्या रख दे? एम इंटू डेल्टा बी का स्क्वायर। और एम इंटू डेल्टा ए, यही तो है ये ना, एम इंटू डेल्टा बी का स्क्वायर। तो मैं सीधा मेरा भैया डेल्टा टी इंटू डेल्टा ई, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसको भैया इधर, वरना हाइजेनबर्ग में ये कभी दिखेगा नहीं तुम्हें। हाइजेनबर्ग में ये दिखता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, ये नहीं दिखता, ये मैंने क्रिएट किया है। क्लियर है? तो इसलिए चलो ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। इतनी देर में एक ऑप्शन क्लियर हुआ। जरूरी है, इसके जरिए मैं बहुत कुछ बता रहा हूं, हाइजेनबर्ग अलग से नहीं पढ़ाना, बस हो गया, पढ़ा दिया, काम खत्म हो गई बात। नेक्स्ट इधर देखो, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू द ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी। यस, अभी मैं तुम्हें बात करूंगा एक्सचेंज एनर्जी। इधर देखो, जितने नंबर ऑफ हमारे हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल का नंबर होगा, क्लियर है, उतने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या होते हैं, उतने ही हमारे क्या होते हैं? पॉसिबल होते हैं। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? जब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन अपनी ही इस तरीके से क्या सेम सेल के डिफरेंट सबसेल में, या ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, जब ट्रांजिशन होता है, क्लियर है, सेम सबसेल के डिफरेंट ऑर्बिटल में, तब वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोला जाता है एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है? अब यहां पे जितने भी हाफ फील्ड फुल फील्ड होंगे, वहां पे नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है? अभी मैं थोड़ा सा इसको लास्ट में भी क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन, उसको मैं इस चीज को वहां एक्सप्लेन करेंगे, घबराना नहीं। ग्रेटर सिमेट्री, यस। अरे यार ये बता दो, D5 है, हर 5 d ऑर्बिटल हुए, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो सिमेट्री नहीं हुई, सिमेट्रिकल हुआ ना। अरे यार घर में कोई चीज आती है, जब एक एक चीजें सबको मिल जाती है तो कोई भुनभुनाता नहीं है, भुनभुनाना समझते हो, लेकिन जैसे ही किसी को डबलियाना शुरू होता है ना भाई साहब, वैसे तुरंत जलन होने शुरू हो जाती है। ठीक है? याद कर लो अपने बचपन का जमाना, मुझे तो याद है भाई, क्योंकि मेरी बड़ी फैमिली रही है। क्लियर है नहीं क्लियर है? पहले क्या होता है, एक एक सबको पकड़ाया जाता है, ठीक है, एक एक दे दिया जाता है। कोई भी चीज आया, कोई भी स्वीट्स आई या कुछ भी चीजें घर में आई, तो एक एक पहले उसको दे दिया जाता। हाँ, जब एक्स्ट्रा होती तो छोटे वाले को चुपके से पकड़ा दिया जाता है। बात समझ में आया? तो ये तरीका होता है। वो बात दूसरी है, आपको समझाने के लिए मैंने बोला ग्रेटर सिमेट्री, जितना ज्यादा ग्रेटर सिमेट्री होगी, मोर बैलेंस अरेंजमेंट। एकदम साफ, सारे वर्ड से पता चल रहा है कि हाफ फील्ड फुल फील्ड में ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, सिमेट्री होती है, मोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एक एक ही सबको मिलेगा तो कोई बुनबुनाता नहीं है, सब बैलेंस रहते हैं। ठीक है? बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा दर्द अपने से नहीं, दूसरे के बढ़ने से होती है। बात समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं, फिलहाल ज्यादा बातें नहीं करूंगा। कंट्रोल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल
कह रहा है एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन द केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। कह रहा है एनर्जी 2s ऑर्बिटल की लेस होती है, कम होती है देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। भैया हाइड्रोजन लाइक एटम में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं गलत करने का आ जाएगा, गलत हो जाएगा यार, इसलिए हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। यहां पे देखो थोड़ी सी बात कर लो हाइड्रोजन लाइक, आइए यहां पे बात करते हैं। देखो अगर मुझसे हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करेगा, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या हुआ, केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, बस बात समझ में आई। और ये जनरल एटम की बात कर लो, हाइड्रोजन के अलावा मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक के लिए अगर मैं बात करूं तो वो अलग कॉन्सेप्ट लगेगा और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर मैं मान लो कि ये हमारी एनर्जी का ग्राफ है, क्या है मेरा भैया, एनर्जी का ग्राफ है, क्लियर है। इस तरीके से मैंने एनर्जी इसमें भी दिखाई और इसमें भी दिखाई, बात समझ में आया। तो यहां पे ये 1s है, ये हमारा 2s है, ये देखो 2p है, ये मेरा 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। देखो इधर हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा 1s है, ये मेरा 2s है, ये मेरा 2p है, ये मेरा 3s है, ये मेरा 3p है, ये मेरा 3d है, बात समझ में आ गई होगी। मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक के लिए, मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक के लिए आप देखोगे एनर्जी जो है हर एक स्टेप पर क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब सेम सेल के डिफरेंट डिफरेंट सब सेल की भी एनर्जी अलग अलग होती है इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में। 3s की अलग है, 3p की और ज्यादा है, 3d की और ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। और 3p और 2p 2s में देखो तो 2s की कम, 2p की ज्यादा है, कहां पे, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में। इसका मतलब अगर मैं यहां पे एनर्जी का ऑर्डर में लिखूं, तो फिलहाल मैं एनर्जी का ऑर्डर यहां पे अगर लिखूं तो थोड़ा मैं इसको समराइज करके मैं जगह चाह रहा हूं हासिल करना। ये देखो इधर एनर्जी का जो ऑर्डर होगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड सो ऑन, आगे चढ़ते चले जाना। यहां पे एनर्जी इस तरीके से होती है ऑर्डर, लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम में भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने यहां पे अलग से अपना बोर्ड लिया और आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। देखो इधर देखो, ना मजा आए पैसा वापस। इधर देखो, इधर यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे एनर्जी का जो ऑर्डर बनता है वो 1s का सबसे कम होगा, फिर 2s का ज्यादा होगा, लेकिन 2p का 2s का बराबर होगा। इसका मतलब सेम सेल के डिफरेंट डिफरेंट सब सेल के अंदर की जो एनर्जी होती है वो हमारी मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए बराबर होती है, कम ज्यादा नहीं होती। इसी वजह से मैंने, आप ध्यान दो, आप नहीं समझ पा रहे होगे शायद, ये 1s 2s 2p और ये क्या मैंने 2s 2p की क्या है, बराबर है, 3s 3p 3d की क्या है, बराबर है। बोलो मेरा भैया, इसलिए यहां पे 3s 3p और क्या मेरा भैया 3d की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। वही बात अब आ जाओ तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारे सेम सेल के डिफरेंट डिफरेंट सब सेल की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर हुआ। आइए हम यहां पे फिलहाल इस तरीके से अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसकी बात हम करते हैं। आओ जल्दी से आ जाओ भाई। हाँ, कह रहा है द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, ठीक है, कहां गए मेरा भैया, 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल। नो 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 नो, 2s 2p की डिफरेंट नहीं होती इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। और हमसे क्या पूछा है, रॉन्ग, तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा था। अब आगे बढ़ जाओ। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाई, यहां पे हालांकि सीधा इस तरीके से थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, h/mb सही है, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, b इज द वेलोसिटी ऑफ द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये बात भी सही है। इसका मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसके जरिए मैंने कितने सारे कॉन्सेप्ट बताया। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी क्वेश्चन। ये आप देख रहे हैं ना, 2017 में नीट में कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। आप खुद सोचो पहला ऑप्शन कितना खतरनाक था। हाइजेनबर्ग में कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं रहा होगा कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू h अपान क्या होता है, 4 के बराबर होता है।
हाफ फिल्ड फुलफिल्ड एक्सचेंज एनर्जी एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में ग्रीन कलर में दिया गया, जाके देख लेना, हम पढ़ाते भी हैं, ठीक है। लास्ट में भी थोड़ा और भी बताएंगे हम आपको। 2s 2p वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया डी बोगली। अरे भाई 3 4 हर ऑप्शन एक अलग अपना कॉन्सेप्ट लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर। यस, आइए हम थोड़ा क्वांटम नंबर पर बात कर लेते हैं। क्वांटम नंबर पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, जाओ क्लियर है, थोड़ा बात करेंगे बस। क्वांटम नंबर क्या होता है थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन कराऊंगा। देखो भैया क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे आपको यहां पे आना है, कहां पे, गैंगवार ERDR इंस्टीट्यूट में अगर आना है तो आपको कम से कम 4 इंफॉर्मेशन लेके आना पड़ेगा। आप क्या करोगे, आप अगर आउट ऑफ स्टेट के हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे ही सर्च करोगे ये पता चलेगा कि ये कहां पर है, यूपी में है। फिर क्या देखोगे कि कौन सा शहर है, लखनऊ है। फिर तीसरी इंफॉर्मेशन लखनऊ में कहां है, बोलो मेरा भैया, तो ये पता चलेगा हजरतगंज में है। फिर चौथी इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि डायरेक्ट गैंगवार ERDR या प्रताप भवन। बात समझ में आया। इसका मतलब इस ERDR गंगवार ERDR इंस्टीट्यूट में आने के लिए कम से कम कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, 4 इंफॉर्मेशन चाहिए ना। एकदम एग्जैक्टली सेम यहां पर भी आ जाओ। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को जानने के लिए जिस नंबर का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। अब किसी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन है तो 4। अगर मैं ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऑर्बिटल के लिए कितना होगा, तो ऑर्बिटल के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, फिर हमारी क्या होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसी को बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या इसी को बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, या फिर इसी को बोलते हैं एंगुलर क्वांटम सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ये नाम हो गया। तीसरी हमारी होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो किसको बताती है, ओरिएंटेशन को बताती है। किसको बताती है, ओरिएंटेशन को। और चौथी क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमारे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। तो एन क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या हो गया, आइए थोड़ा सा हम आपको बोर्ड पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं इसकी थोड़ा सा, क्योंकि यार ये है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये सबसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सबसे हॉट स्पॉट पॉइंट है क्वांटम नंबर, सबको आना चाहिए। क्वांटम नंबर में 4 होंगे, एन और क्या होगा, एल। एन क्या है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। ये मेरे सेल के बारे में बताएगा, किसके बारे में, सेल, या फिर बोल सकते हो ऑर्बिट के बारे में। ये हमारा बताएगा सबसेल के बारे में, या फिर इस तरीके से यहां पर बात कर सकते हो सबसेल के बारे में। बस इतना भी बहुत है, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अभी क्वेश्चन कराएंगे सब आ जाएगा, परेशान ना होइएगा, ठीक है। ये हमारा किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल के बारे में मान सकते हो, या फिर यहां पे एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, किसके बारे में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यहां से सारी चीजें भी जाहिर होगी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अभी क्लियर करते हैं, घबराओ नहीं, सब क्वेश्चन आ जाएगा। ये ऑर्बिटल के बारे में, या ऐसे बोल सकते हो ओरिएंटेशन, क्या बोलोगे, ओरिएंटेशन ऑफ क्या मेरा भैया, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। ओरिएंटेशन, व्हाट इज ओरिएंटेशन, एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है, कि एक्स और वाई के बीच में है, वाई जेड के बीच में है, जेड एक्स के बीच में है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बीच में है। बहुत बड़ा थोड़ा टॉपिक है, लेकिन हम थोड़ा समराइज करके बताना चाह रहे हैं आपको। एस जो है हमारा किसके बारे में बताएगा, स्पिन के बारे में बताएगा। मेन क्वेश्चन जो निकलेगा आपको उस पर हम आते हैं। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, अगर एन की वैल्यू हमें अगर दी होगी तो एल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से लेकर के या क्या होगी, n-1 तक। यानी एल की जो वैल्यू होगी 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ये वहां तक जाएगी जब तक n-1 की वैल्यू ना आ जाए। जैसे ही n-1 की वैल्यू आ जाएगी वैसे ही ये चीज स्टॉप हो जाएगी। मैं कहना क्या चाहता हूं, n की वैल्यू मानो कि 4 है, क्या है 4, तो l की वैल्यू कितनी होगी, 4 ही होगी। कैसे 4, 0 1 2 3, 4 माइनस 1 3 होता है ना, तो टोटल कितना हुआ, 4 ही तो हुआ। n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू भी कितनी होगी, 4 ही होगी। वो 4 क्या होगी, 0 1 2 3। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आ जाना चाहिए।
क्लियर है, ये सारी चीजें हो गई। फिर अगर हमसे यहां पे अगर मैं बात करूं, इधर देखो मेरा भाई n की वैल्यू माना कि हमारा क्या है 1 है, ध्यान दो भैया, तो हमारा जो l की जो वैल्यू होती है 0 होती है। बात समझ में आया? 0 से क्या बनेगा 1s। थोड़ा सा मैं समराइज कर रहा हूं, मैं कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी और क्या कहे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, बस इतना बता दिया बहुत है। अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूं। n की वैल्यू अगर हमारी 2 दिया होगा तो l की वैल्यू 0 होगी और क्या होगी मेरा भैया, और 1 होगी। अगर मेरी 0 हुई, अगर मेरी 0 हुई तो फिर ये हमारी होगी, क्या बनेगा, ये 2s बनेगा, और अगर 1 हुई तो ये क्या बनेगा, 2p बनेगा। अगर n की वैल्यू 3 हुई तो l की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, और क्या होगी मेरा भैया, 2 भी हो सकती है। इससे क्या बनेगा 3s, 3p, इसका क्या बनेगा 3d, एंड सो ऑन। इस तरीके से भी बात कर सकते हो। n की वैल्यू 4 होगी तो l की वैल्यू 0 होगी और 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। इससे क्या बनेगा 4s, 4p, और क्या बनेगा 4d, और क्या होता है 4f। इस तरीके से एंड सो ऑन चले जाना। क्लियर हुआ? n की वैल्यू दी होगी तो l की वैल्यू 0, 0 का मतलब 1s, l की वैल्यू n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू कितनी होगी 0 और 1। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको हमने बता दिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहां पे इस तरीके से इतनी सारी बातें हमने आपको बता दी। फिर अगर मैं आपसे इस तरीके से बात करूं, n की बात हो गई। अब मैं अगर फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l, अगर हमें l दिया हो, क्या दिया हो, l दिया हो। अब यहां पे अगर हमसे l दिया होगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, क्या बोलोगे, ऑर्बिटल की वैल्यू हो जाएगी 2l + 1 लगा देना। और अगर हमसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेगा तो हम जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, डबल, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। क्लियर है? तो ये 2 फार्मूले आपको याद करना होगा और अभी क्वेश्चन कराते वक्त इसका इस्तेमाल हम करेंगे। क्लियर है? ये सारी चीजें हो गई। अब हम यहां पे हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए एक फार्मूला आता है। ठीक है, ये फार्मूला हमारा बड़ा ही क्या कहते हैं, ये गलती क्या करता है, l ब्रैकेट में l + 1 h अपान क्या लिखोगे 2π। क्लियर है? ये फार्मूला हमारा ये इस तरीके से। अच्छा, ये वैल्यू कभी कभी ऐसे भी लिखी होती है, क्या लिखी होती है, l ब्रैकेट में l + 1 और ये h अपान 2π की वैल्यू ऐसे करके डायरेक्ट लिखा होता है। डायरेक्ट बोलते हैं इसको, हैश। समझ में आया? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वरना h लिख के काटा हो तो फिर समझ जाना कि, वरना एक कहोगे 2π लाओ तो हम आंसर देंगे। समझ में आया? तो ये सब बच्चों वाली हरकतें ना करना। आगे बढ़ते हैं हम। फिलहाल इतनी सारे पॉइंट को मैंने इस तरीके से यहां पे क्लियर किया। ये सारी चीजें हो गई। अब हम यहां पे क्वेश्चन करेंगे और जैसे ही क्वेश्चन करेंगे अभी जो जो बातें आती रहेगी उसको हम बताते रहेंगे, वरना अभी इसमें बच जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। इतना बता दिया, इतना बहुत है। आओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है, कौन सा हमारा है जो क्वांटम नंबर हमारा करेक्ट नहीं है। अब यहां पे तुम्हें क्या देखना होगा, इसी के जरिए थोड़ा सा बात कर लो, बातें पूरी करेंगे, धीरे धीरे सब आ जाएगा, घबराओ नहीं। दिमाग पर हमेशा बैठा लो, कभी भी दिमाग पर बैठा लो, कभी भी। बात समझ रहे हो भैया? अगर हमें n की वैल्यू दी गई है तो l की वैल्यू कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकती। एक बात बैठ गई दिमाग में। फिर दूसरी बात समझो, अगर मुझे l की वैल्यू दी गई है, l बोले तो एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू दी गई है, तो कभी भी m की वैल्यू l से ज्यादा नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, मतलब l की वैल्यू n से ज्यादा नहीं हो सकती, m की वैल्यू l से ज्यादा नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा, यही 2 चीजें याद कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आप देखिए, आइए यहां पे देखो, n की वैल्यू ये क्या है 3 दी गई है, nlms है, ये nlms, ये आप अंडरस्टूड होता है, ये तुम्हें लिख के नहीं देगा। हाँ, नहीं कहो n कौन, हम तो वो समझे थे, तो तुम चाहे जो समझो हम यही समझेंगे। क्लियर है? हम बोले तो एग्जामिनर हम यही समझेंगे, तुम चाहे जो समझो। nlms है तो n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0। यस, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। दिस इज 3p, 3 l की वैल्यू 1, इसका मतलब 3p चलेगा। अगर मैं यहां पे इधर देखो,
और ये s जीरो है, जीरो का मतलब कई सारे ऑर्बिटल होते हैं, जीरो भी होता है, -1 भी होता है। हाँ एक पॉइंट और, अगर मुझे l की वैल्यू दी गई हो, यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार, क्योंकि एक पॉइंट थोड़ा सा रह गया। यहां पे मैंने क्या बताया, अगर l की वैल्यू गिवन है, अगर हमारा क्या है l अगर गिवन है, तो जो अगर l गिवन है तो जो m की वैल्यू होती है -l होती है, 0 होती है और +l होती है। बोलो मेरा भैया, मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे मान लो n की वैल्यू क्या है, 3 है या 2 है, कुछ भी ले सकते हो, तो m की वैल्यू -3 होगी, -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी, +1 होगी, +2 होगी, +3 होगी। क्लियर है? इसका मतलब ये हमारे कितने ऑर्बिटल हुए, ये इस तरीके ऐसे बनाना सही नहीं है, हालांकि ये ऑर्बिटल के ऊपर ना, गलत बात, ये इस तरीके के बात मत करो वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला। सीधा चलो, लेकिन बात कर दिया तो अब तो मैं करूंगा, ठीक है। यहां पे -3 होगी, -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी, +1 होगी, +2 होगी, +3 होगी। अगर मैं यहां पे इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 7 ऑर्बिटल हुए। इसका मतलब कौन सा है, ये f ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है। बोलो मेरा भैया, तो मैं ये कह रहा था कि जो m की वैल्यू अगर दी हो तो l की वैल्यू क्या होती है, -l से लेकर के 0 + l तक जाती है। आइए अब क्वेश्चन थोड़ा करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आजा भाई, अब यहां पे देखो n की वैल्यू, ये बात सही है, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, l की वैल्यू 2 है, ये भी बात सही है। हाँ ये वाला ऑप्शन देखो ना, देखो देखो इधर इधर देखो, इधर देखो, 3 है, n की वैल्यू, l की वैल्यू 1, अभी तक सही था, m की वैल्यू 2 बोल दिया, m की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। आप कह रहे हो कि सर नहीं सर, n की वैल्यू, अगर हम कॉन्सेप्ट समझो भैया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, एकदम वेल एनालिसिस। इधर तुम कहते हो सर n की वैल्यू हमें दिया तो है, n की वैल्यू हमें सर दिया तो है कि क्या है यहां पे n की वैल्यू, तीसरे वाले ऑप्शन में देख रहा हूं 3 है, तो l की वैल्यू हमारी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, हो सकती है, हां हम भी बोल रहे हैं, लेकिन जो m की वैल्यू होगी, अब हमें यह देखना होता है कि वो किस के लिए बोल रहा है। अगर l 1 दे दिया तो l m की वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि p सब सेल में, ठीक है, 2 नहीं आता, p सब सेल में क्या आएगा, -1 0 +1, -2 -1 0 +1 +2 नहीं आता। तो दिमाग में इस तरीके से, इसी की वजह से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है? तो यहां पे आप कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करोगे, कॉन्सेप्ट तुम एक याद रखो, बस क्या याद रखोगे, कभी भी l की वैल्यू n से ज्यादा नहीं हो सकती, m की वैल्यू l से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर l की वैल्यू 1 दे दिया तो अब सिर्फ तुमसे ये कह रहा है कि तुम p ऑर्बिटल के अंदर ही रहो जनाब, आप d में मत जाओ, आप सिर्फ आप इस वाले की बात करो, और इसमें सिर्फ -1 हो सकता है m की वैल्यू, और क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि n में केवल l के एक वाले की बात किया है, बस इस वजह से ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट, कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है, n = 5 m = 3। बोलो मेरा भैया, अब हमसे n की वैल्यू देखो, आओ सारी पॉसिबिलिटी हम बना देते हैं, n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 4 इतना हो सकती है, और m की वैल्यू की बात किया जाए तो m तो हमारा 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 0 हो सकता है, +2 हो सकता है, कुछ भी इस तरीके से हो सकता है, जो भी हम अभी आगे बात करते हैं, घबराओ नहीं। तो हमसे बोला n की वैल्यू 5 तो l की वैल्यू 4, यस l की वैल्यू 4, ये बात सही है। क्या पूछा है मुझसे, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, ये लो देखो, ये ऐसी गलती होती है, इसीलिए गोलियाया हूं मैं, इसीलिए मैंने गोला कर दिया है मेरा भैया। अगर इनकरेक्ट हमसे पूछा है तो l की वैल्यू 4 सही है, l की वैल्यू 3, यस 3 भी हो सकती है, फिर हमसे, हाँ ये भी सही है, फिर हमसे ये बोला है कि l की जो वैल्यू है 0 1 2 3, क्या बोला है,
एल की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3। तो यहां पे 0, हमने कहा था एल की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के क्या होती है, n-1 तक होती है ना भैया। तो 0 से n-1 तक अगर तुमने पूरा लिखा तो हम यही मानेंगे कि आप पूरा लिखना चाह रहे हो ना, इस वजह से 0 1 2 3 वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा इस तरीके से m की वैल्यू क्या बोला है, 3, इनकरेक्ट फॉर n = 3, और m की वैल्यू क्या है, यहां पे 3 दिया है। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे 0 से लेकर के क्या हो रहा है, n-1 तक आ रहा है। क्लियर हुआ, यहां पे इस तरीके से देख लो मेरा भैया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल इन n = क्या है मेरा भैया, 3, और l की वैल्यू क्या है, 2, और m की वैल्यू क्या है, +2। जब +2 बोल दिया, कह रहा है कितने नंबर ऑफ पॉसिबल, कह रहा हाउ मेनी क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल, n की वैल्यू क्या है 3, l की वैल्यू 2 है, और m की वैल्यू +2 है। क्या बोला है, ऑर्बिटल्स का नंबर पूछा है। अच्छा, तुम अगर इस यहां पे क्वेश्चन है, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, ऑर्बिटल का जो नंबर होता है वो फार्मूला n² पढ़ के आए होगी। इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो 2n² पढ़ के आए होगे। बोलो मेरा भैया, क्लियर है। लेकिन इस वाले फार्मूले से आप नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि हमें ml दिया है। अगर मुझे l दिया हो तो n के जरिए क्वेश्चन नहीं लगाया जाता। ऑर्बिटल का नंबर हमारे इलेक्ट्रॉन के जितने करीब की बात करोगे उतने करीब वाले से हम ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालते हैं। ध्यान दीजिए, करीब मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया है तो ऑर्बिटल का नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर से आप निकालेंगे। बात सुनो, बहुत ही सटीक बात कर रहा हूं। फिर दोबारा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरी एंगुलर क्वांटम नंबर दिया है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया है तो आपको एंगुलर क्वांटम नंबर के बारे से ना निकाल करके मुझे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि एंगुलर क्या हो गया, समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन से दूरी की बात हो गई, वो सबसेल के बारे में बता रहा है। अब जाहिर बात है, जब m की वैल्यू दे दिया तो यार 100% तो ऑर्बिटल खुद ही बोल दिया। जब ऑर्बिटल खुद ही बोल दिया, इससे निकलेगा। अगर आप इसको ध्यान दीजिए तो यहां पर देखो, वरना आप इसमें बस जाओगे तो यकीन नहीं मानोगे, इन्होंने ऑप्शन नहीं रखा। मैं तो होता तो ऑप्शन भी रखता। क्या रखता, ऑर्बिटल का 3 3 9 गए, पहला ऑप्शन 9 आता, और 9 आता बात खत्म हो जाती। एल की वैल्यू 2 है, 2 दूना 4, 1 5, 5 वाला ऑप्शन भी रखता। इन्होंने नहीं रखा, मैं तो रखता। बात समझ में, बच्चा इसमें भी घुसता। फिर लेकिन यहां पे बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, इन्होंने ये चीज ऑप्शन ना रख करके समझ लो आपको सेव कर लिया, वरना तो ये क्वेश्चन बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हम तो बनाते तो वैसे बनाते जैसे बता रहे हैं। देखो मेरा भाई, n की वैल्यू हमें दिया है 3, l की वैल्यू 2, तो m की वैल्यू हमें दिया है +2। अरे सिर्फ +2 वाले ऑर्बिटल के बारे में बोल रहा है बस। और तुम ये बता दो, अगर मेरा l की वैल्यू दी है तो m की वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये हमारी m की वैल्यू होगी -2 +1 0 +1 +2। अगर मैं आपसे इस तरीके से ऑर्बिटल के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो सिर्फ हमें किसके बारे में बोल रहा है, इस वाले ऑर्बिटल के बारे में बोल रहा है बस। +2 के कितने ऑर्बिटल हैं, तो +2 के सिर्फ एक ही ऑर्बिटल तो है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरा भैया। तो कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, सिर्फ एक ऑर्बिटल आ जाएगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज परमिसिबल, कह रहा है कौन सा क्वांटम नंबर परमिसिबल है। बस वही कॉन्सेप्ट लगाओ बस, l की वैल्यू n से ज्यादा नहीं होगी, m की वैल्यू l से ज्यादा नहीं होगी, उसके बारे में उसके अलावा कुछ मत सोचो। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 2 है, चलेगा, बराबर चलता है, ठीक है, चलेगा। फिर दूसरा देखो, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 4, बस मिल गया, मुर्गा मिल गया। बस अब इसी पर हम काम कर लेंगे मेरा भैया। देखो 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 कितना सटीक पॉइंट हमने बताया आपको। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका क्वेश्चन कोई गलत कर पाएगा, गलत हो ही नहीं सकता मियां। आप जरा देखिए तो सही, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, बस 2 तक हो सकती, 4 कहां होगी भैया। तो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द परमिसिबल, परमिसिबल का मतलब सही पूछा है, तो पहला ऑप्शन सही हो चुका है, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। चलो हम इसी बहाने सब कर देते हैं।
n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0, यस अभी तक सही था। अमा l की वैल्यू 0 कर दिया, s में कभी भी m की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, इसकी वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 4, नो ना नेवर कभी नहीं हो सकती। l की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती थी, 1 हो सकती थी, 2 हो सकती थी और 3 तक हो सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट वैलिड, कौन सा क्वेश्चन क्वांटम नंबर वैलिड नहीं है। n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2, नो 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 कभी नहीं। मैंने कहा था l की वैल्यू कभी n की वैल्यू से क्या कहते हैं, ज्यादा नहीं हो सकती, पहले ऑप्शन मिल गया। n की वैल्यू 2, m की वैल्यू क्या कहते दो, इधर देखो मेरा भाई, यस हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब यही मिल गया तो आगे बढ़ते हैं यार, बस दिमाग पर बैठा लो, l की वैल्यू n से ज्यादा नहीं होगी और हमारा इस तरीके m की वैल्यू l से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन m और l बराबर हो सकता है, ये ध्यान रखना, वरना पता लगे क्या कहते हैं, आप कहो कि n l की वैल्यू तो n से हमेशा कम ही होना पड़ेगा, चाहे एक ही कम क्यों ना हो, लेकिन l m बराबर हो सकता है, m कभी ज्यादा नहीं हो सकता। मेरे वर्ड को थोड़ा सही से सुनना, मैं बोला क्या हूं, एक एक वर्ड पर ध्यान देना, मैं बोल क्या रहा हूं, बात समझ रहे हो, ऐसे हल्के में नहीं लेने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइन, एजीमुथल क्वांटम नंबर, अरे यार एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब क्या हुआ, एल, और एल को क्या डिफाइन करता था, बोलो मेरा भैया, ई अपान एम का रेशियो, नो स्पिन, नो मैग्नेटिक क्वांटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी बताया था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला बताया था, रूट एल ब्रैकेट में l प्लस 1 h अपान 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम नंबर m ऑफ ए फ्री गैसियस एटम इज एसोसिएटेड विद इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द ऑर्बिटल, नो वॉल्यूम से कोई लेना देना, शेप ऑफ ऑर्बिटल l बताता था, ए स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑर्बिटल, यस हमने कहा था भैया n जो होता है सेल के बारे में बताता है, l सबसेल के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, m जो ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा, किसके बारे में बताएगा, ओरिएंटेशन। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नो ये भी नहीं बताएगा, हमें सिर्फ क्या बताया, क्या बोला है मुझसे, क्वांटम नंबर m, m जो होता है हमने कहा था स्पेशियल अरेंजमेंट के बारे में ही बताएगा ऑर्बिटल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एटम, हाँ यहां सीधा सीधा n दिया है मुझे 4, तो हमने अभी तो फार्मूला बताया था, ऑर्बिटल की वैल्यू होती है n स्क्वायर, क्या होती है n स्क्वायर, और जब n स्क्वायर की बात करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम OAM फॉर ए p इलेक्ट्रॉन, ए भैया p इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है रूट l ब्रैकेट में क्या होता है l प्लस 1 h अपान 2 पाई, यहां पे सीधा सीधा रखो 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 h अपान क्या लिखोगे 2 पाई, ये 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, 2 1 जा 2, रूट 2 h अपान 2 पाई, रूट 2 नीचे 2 तो 2 रूट 2 इंटू रूट 2 2, इसका मतलब ये कैंसिल होगा तो नीचे रूट 2 बचेगा, h अपान क्या हो जाएगा रूट 2 पाई। बात समझ में आया, ये वाला ऑप्शन ढूंढो, आगे बढ़ो जल्दी, देखो ऑप्शन कहां है, h अपान रूट 2 पाई। अच्छा हाँ ध्यान दो भैया, इसमें ये रूट यहां तक आ गया है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, बात समझ में आ रहा है, ब्लैक इसमें है नहीं है, थोड़ा कोशिश, इधर देखो ये रूट यहां तक आ गया है, ये रूट यहां तक नहीं होना चाहिए वरना गलत हो जाएगा, ये प्रिंटिंग में थोड़ी गलती हो गई, वरना ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, देखो मैंने बना दिया कितना बढ़िया, देखो ये रहा, बात समझ में आई। तो यहां पे p ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में h अपान रूट 2 पाई, ये रूट 2 पाई यहां तक क्या कहते हैं, सीधा सीधा h अपान रूट 2 पाई होना चाहिए, रूट पाई पे रूट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये मिसप्रिंटिंग हो गई होगी फिलहाल, तो इस तरीके से h अपान क्या लिखोगे रूट 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, यही चीज तो हम तुमसे बताना चाह रहे हैं, अगर मुझसे l दिया है और n भी दिया है तो कभी भी ऑर्बिटल को या इलेक्ट्रॉन को n से नहीं l से निकालोगे, बात समझ में आया, कहने का मतलब यह है कि अगर मैं नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
जब देखो दो तरीके से कंफ्यूज होगे तुम। क्या कंफ्यूज होगे, थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान दो। एन की वैल्यू अगर गिवन है तो ऑर्बिटल का फार्मूला हमने बताया एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का फार्मूला। देखो बच्चे यहां बहुत परेशान हैं यार, सच बता रहा हूं, प्लीज मेरी बातें सुन लो वरना पछताओगे। अगर फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल ऑर्बिटल की बात करोगे तो 2l+1 लगेगा, और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लगेगा मालूम है, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है भैया, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं। इधर देखो इलेक्ट्रॉन्स पूछा है और एल की वैल्यू हमें क्या बोला है 3 है और एन की वैल्यू 4 है। अब मैं इसके वाला फार्मूले से निकालूं कि इसके वाले फार्मूले से निकालूं, किसके वाले फार्मूले से निकालूं, तो मेरा भैया मैं आपसे बोल रहा हूं एल वाले फार्मूले से निकालना, एन वाले फार्मूले से नहीं निकाला जाता। बहुत बड़ी बात बता रहे वरना रह जाओगे, हम नहीं जानते। जाओ तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करोगे 2 हो जाएगा, और किसके एल की वैल्यू क्या दिया गया है मुझे 3 दिया गया है, तो यहां पे 2 इंटू क्या लिखोगे 3+1, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 7 दूनी 14, 14 इलेक्ट्रॉन वाला 14 वाला आंसर हो जाएगा। वरना कुछ बच्चे जानते हो क्या कहेंगे, अरे सेल दिया है सेल, एन की वैल्यू 4 4 चौक 16 लगा के आगे वापिस एडमिशन लेने। बात समझ में आया, तो ये गलती मत करना, हम नहीं चाहते कि आप दोबारा एडमिशन लेने आए मेरे यहाँ। बात समझ में आया, बच्चे भेजें अपने आप को सिलेक्ट करवा करके। क्लियर है, हाँ बेटा। तो ये 42 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं रुबिडियम में। देखो रुबिडियम वाले केस में ये क्या करोगे आप, ऐसे क्या करो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए एक बड़ा सटीक तरीका मैं बताता हूं आपको। क्या बताऊंगा, 2 10 18 36 54 86, मेरा मोबाइल नंबर याद कर लो। क्या याद करोगे, 2 10 18 36 54 86, ये तुम्हारी जुबान पर होना चाहिए भैया, 2 18 36 54 86। ये मैं इसलिए बोलता हूं कि इसको याद करने में बड़ा आसानी हो जाती है। देखो ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, तीसरा चौथा, अब तुम 36 उठा लो 37 पर अप्लाई कर दो। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा चौथा, इसका मतलब अब 37 पर जाएगा तो कौन सा आएगा 1 2 3 4 5। इसका मतलब रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, ये है हीलियम, ये है नियान, ये है आर्गन, ये है क्रिप्टॉन, ये है जेनान, ये है रेडान। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। अब क्रिप्टॉन को उठा लो, यहां पे 36 लिखो। अब हमें क्रिप्टॉन तक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना सीधा सीधा 1s2 2s2 मार लगाए पड़े हैं। बात समझ रहे हो, तो यहां पर ऐसे नहीं करने का, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। आज का जमाना स्मार्ट है, इसलिए स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। देखो भैया क्रोमियम क्रिप्टॉन की बात किया जाए तो 36 हो गया, 1 2 3 4। अब हमें 5s1 आ जाएगा, बस 5s1 आ गया। इसका मतलब अब इसी के बारे में हमसे कह रहा है कि चारों की चारों क्वांटम नंबर बताओ। अरे यार इसका लो, n की वैल्यू 5 हो जाएगी, l की वैल्यू 0 हो जाएगी, m की वैल्यू 0 हो जाएगी, और s की वैल्यू कुछ भी लिख लो +- हाफ। बस ऑप्शन ढूंढ डालो, 5 0 0 +½ आ गया, लो सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो बैलेंस ऑर्बिटल का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जान जाओगे, कैसे लिखोगे 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86। जिसका लिखना हो उसी के आगे इस तरीके से बढ़ करके उसको लेकर के काम कर लिया करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखो मेरा भाई, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन पूछा है, क्या पूछा है इलेक्ट्रॉन। अगर मुझसे इलेक्ट्रॉन पूछा है, देखो यहां पे ये और खतरनाक क्वेश्चन बन गया। एन भी दिया है, एल भी दिया है, एम भी दिया है, तो अब तुम क्या लगाओगे। अगर ऑप्शन होता तो मैं तो बनाता 3 3 9 वाला ऑप्शन लगाता, 3 3 9 दूनी 18 वाला ऑप्शन लगाता। दूसरा ऑप्शन क्या लगाता, देख 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 2l+1 का होल ट्वाइस, ऐसे बोल सकते हो 2 × 2l+1। 2 का नम 2 1 3 2 6 वाला ऑप्शन भी है, ये लो तुरंत लगा के आगे बढ़ जाओगे मियाँ, काम हो गया आपका। मियाँ हमसे बोला है m = -1, तो मैंने तुमसे कहा ना तुम सेल को देखोगे, ना तुम सब सेल को देखोगे, ना तुम सॉरी, जब तुम्हें n l m सब दिया हो तो तुम m पर जोड़ डालोगे, वरना अगर n पर जोड़ डाला, l पे जोड़ डाला तो देख लो 6 भी है, 18 होता तो वो भी 18 भी लगाते। बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन है भैया। तो मैं ये कहना चाहता हूं n की वैल्यू अगर 3 है, l की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है +1 0 और -1। ये बोल रहा है, बोलो मेरा भैया।
अब हमारे पास इस तरीके से m की वैल्यू जो -1 वाला है, कौन सा वाला, -1 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, केवल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बस। क्लियर है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू -1 है। तो अब मुझे इससे नहीं, हमें ये देखना है m में -1 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो सिर्फ 2। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन तो होते हैं इन अपोजिट स्पिन। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के लिए आइए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, हाँ डी ऑर्बिटल बोला तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही पूछा होगा। यहां पे L ब्रैकेट में L+1 H अपान क्या लिखोगे, 2 पाई। डायरेक्ट लगाओ, L के D के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 2। लगा दो फार्मूला तुरंत मेरा भैया, 2 ब्रैकेट में 2+1 H अपान क्या करोगे, 2 पाई। यहां पे 2 1 3 3 2 6 √6 H अपान क्या आ जाएगा, 2 पाई। इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहां पे इस तरीके से √6 H अपान 2 पाई। अच्छा, यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है जनाब, हमें तो कुछ इस तरीके से कुछ इसमें गड़बड़ लग रहा है यार। गड़बड़ ये लग रहा है कि ये 2 दूना 4 ये ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं, 0H ये कुछ भी लग रहा है। यहाँ पे √2H, हमें लगता है कि शायद इस चीज की वैल्यू को इस एग्जाम्पल में ऐसे करके ये हैश है, ठीक है। तो यार इसमें हैश बना लेना, शायद बना नहीं है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसको थोड़ा सही कर लो, क्लियर है नहीं क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हैश लगा दिया जाए तो क्या कहते हैं, हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। यही होगा भी, वरना और कुछ तो हो भी नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल इज डिस्टिंग्विश्ड बाय, ए भैया कोई इलेक्ट्रॉन किसी सेम ऑर्बिटल में ही है तो उसको कैसे पहचान सकते हो, स्पिन क्वांटम नंबर। किसके द्वारा, एजी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम सबसेल के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, सबसेल के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन के बारे में, स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन के बारे में बताता है किसी एक ऑर्बिटल के अंदर। समझ में आया, कौन बताएगा, स्पिन। यहां पे अगर किसी एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी n भी सेम होगी, l भी सेम होगी, m भी सेम होगा, तीनों चीजें सेम होगी, केवल s ही डिफरेंट होगा बस। समझ रहे हो, इस वजह से किससे पहचाना जा सकता है, स्पिन क्वांटम नंबर। अरे यही तो हमारा क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, किसी भी एटम के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की, चाहे वो किसी एक ऑर्बिटल के अंदर है क्यों ना हो, बात समझ में आया, उनकी चारों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। अगर n सेम हो गया, l सेम हो गया, m भी सेम हो गया तो s को डिफरेंट होना ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस। आगे बढ़ते हैं, इसी के जरिए मैंने पाउली पढ़ा दिया, ध्यान रखिएगा, पाउली अब नहीं पढ़ाऊंगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिट इन द ऑर्बिटल फॉर व्हिच n = 3 और l = 1। ए भैया देख देख देख, n की वैल्यू 3, 3 तरीका 9 वाला ऑप्शन नहीं रखा आपने, ऑर्बिटल पूछा है, ठीक है। हाउ में, अच्छा इलेक्ट्रॉन पूछा, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर। अब देखो n की वैल्यू 3 है तो 3 तरीका 9 दूनी 18 वाला ऑप्शन रखना चाहिए था। l की वैल्यू 1 है तो यहां पे भी ऑप्शन आपके पास रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, बोलो भैया। l की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 1 के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फार्मूला बताया था, 2l + 1 × 2, मतलब 2l का मतलब 2 1 3, इस तरीके से 3 √3 करके ऑप्शन बोले तो क्या होगा, ऑप्शन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, 2 × 2l + 1 वाला फार्मूला लगाओगे और यहाँ पे l की वैल्यू हमारी 1 दी है। ऐसे इस तरीके से गलती करोगे मेरा भैया, तो ये गलती नहीं करने का। 2 1 जा 2 + 1 3 × 2 जा 6, 6 वाला भी ऑप्शन है मियाँ, 6 वाला भी ऑप्शन है। अगर तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है, अगर तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है तो इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। ऑर्बिटल बोला है ना कि ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल बोला तो इसका मतलब सिंगुलर नंबर है, एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है और किसी एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस पर बहुत डिस्प्यूट है भैया कि इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, तो यहां ऑर्बिटल से बोलो ना यार, ऑर्बिटल क्या होता है, एक ऑर्बिटल बोलोगे तो मैं एक ही ऑर्बिटल मानूंगा ना, तो एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस ऑर्बिटल इज क्या है, 0, यस। अरे यार जब l की वैल्यू 0 हो गई तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है बताओ, √L ब्रैकेट में l + 1
बोलो मेरा भैया, L+1 H/2 पाई होता है। जब L की वैल्यू 0 कर दिया तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एन ऑर्बिटल इज डिस्टिंग्विश्ड बाय 3 क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल 3 क्वांटम नंबर के द्वारा। हाँ, व्हाइल इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इज डिस्टिंग्विश्ड बाय 4 क्वांटम नंबर। वाओ, क्या ऑप्शन बनाया है। अगर तुम्हें गैंगवार इंस्टीट्यूट में आना है तो 4 इंफॉर्मेशन लेके आना पड़ेगा। मैंने बताया था क्या, यूपी सबसे पहले सर्च करोगे, क्या है सर्च करोगे, यूपी सर्च करोगे, फिर लखनऊ सर्च करोगे, फिर हजरतगंज, फिर कहीं प्रताप भवन गंगवार ERDR इंस्टीट्यूट में आओगे। लेकिन तुम्हें हजरतगंज तक आनी है तो बस 3 इंफॉर्मेशन चाहिए ना भैया। कौन कौन सा, यूपी, लखनऊ, हजरतगंज। इसका मतलब ऑर्बिटल के लिए 3 क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर। समझ में आ गई, बहुत सटीक तरीके से मैंने एग्जाम्पल देके तुम्हें समझाया है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। फिर हमसे कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, देखो भैया कैसे बनाया है, दोनों तरफ स्पिन है 2s2 2p। हाँ ये देखो, ये स्पिन नहीं हो सकती, यहां पे सिमेट्री नहीं आएगी, और यहां पे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन या तो तुम स्पिन अप में भरो या तो स्पिन डाउन में भरो। अगर तुम स्पिन अप में भर रहे हो तो इस तरीके से ऊपर की तरफ साइन होना चाहिए, इसका मतलब सिमेट्री नहीं है। अगर सिमेट्री नहीं है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जबकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड वाले में सिमेट्रिकल होता है और हमारा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू और दूसरे अगल बगल वाले से। बात समझ में आया। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गलत है तो पूछा था, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। फिर हमसे कहा वैल्यू ऑफ एम, एम के लिए dz² की वैल्यू क्या होगी, 0। यस, यहां पे अगर मैं L की वैल्यू अगर 2 करूं तो M की वैल्यू क्या होती है, -2 होती है, +1 होती है, 0 होती है, +1 होती है, +2 होती है। तो आप यहां पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से है। ये होता है dxy, ये होता है dyz, ये होता है dz², ये होता है dxz, ये होता है dx² - y²। अब ये तुम खुद ही बता दो, अरे भैया इधर देखना यार, ये dz² में m की वैल्यू क्या होगी, 0। बस इस तरीके से हमारा ये क्या है, ऑप्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, n की वैल्यू 6 है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए भैया ये है आप-बाउ रूल। क्या है ये, आप-बाउ रूल। आप-बाउ रूल है, आप-बाउ रूल के अकॉर्डिंग एक फार्मूला लगता है n+L रूल। n+L रूल ये कहता है कि जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री पहले होती है। फिर जैसे जैसे क्या एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिलअप होता चला जाता है। तो यहां पे आप देखो, ऑप्शन क्लियर करो। इधर देखो मेरा भैया, अगर n+L रूल से देखते हैं तो यहां पे n सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग, अच्छा n की वैल्यू 6 दी है, तो यहां पे 6s हो जाएगा, यहां 6p हो जाएगा, और 6 - 1 5d हो जाएगा, यहां 6 - 2 4f हो जाएगा। आइए एनर्जी को देख लेते हैं। 6 + 0 ये हमारा 6 ही होगा, 6 + 1 ये हमारा क्या होगा, 7 होगा, 5 + 2 ये हमारा 7 होगा, 4 + 3 ये भी हमारा क्या होगा, 7 होगा। हमने आपसे ये कहा, हमसे कह रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस बताओ। तो करेक्ट सीक्वेंस में आप देखो यहां पे क्या, सॉरी यहां पे देखो मेरा भैया 6 + 0 ये क्या है, 6, ये 6 ही आएगा। तो 6 है, 7 है, ये भी 7 है, ये भी क्या है, 7 है। अब यहां पे देखो हमने कहा n+L रूल से बात सही है, चलो ns पहले है, सही है। फिर उसके बाद हमारा 6p है, क्या है मेरा भाई, 6p, चलो ये भी हमारा क्या है, सही है। अब यहां पे नहीं, 6p की बात किया जाए तो ये क्या आ गया, 7 आ गया, यहां पे भी 7, यहां भी 7। जब हमारा सही नहीं है भी, अगर ये 7 7 बराबर आ गया तो अब हम देखेंगे L किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री पहले होगी। तो आप यहां पे देखो, पहले तो ns में जाएगा, फिर यहां पे n की वैल्यू देखो, यहां 4 है, 5 है, यहां 6 है, तो n - 2 पहले आ जाएगा, n - 1 ये बाद में आएगा, उसके बाद क्या आएगा, np। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया। हमने कहा n+L रूल से ये देखेंगे कि किसकी एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री पहले, फिर बाद में एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को हम बढ़ते चले जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, n+L की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। जब n+L की वैल्यू सेम हो जाती है तो हम देखते हैं n, जिसका n कम उसमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री पहले। इस तरीके से हो गया।